पोर्डो अमेरिकी रियासत इंडियाना का छोटा सा कस्बा है। ये इलाका अपनी यूनिवर्सिटी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। चांद पर कदम रखने वाला पहला खलानोवर्द नील आर्मस्ट्रांग इसी यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील था। पोर्डो यूनिवर्सिटी लफायट शहर के एक रईस जॉन पोर्डो ने बनाई थी। उसने 1869 में साइंस, टेक्नोलॉजी और ज़राअत के जदीद तरीन कॉलेज के लिए ज़मीन और रकम अतिया की और यूँ 1874 में कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी बन गई। आज इस कैंपस में 60,000 तालिब इल्म पढ़ रहे हैं, जबकि प्रोफेसरों की तादाद 3,000 है। यूनिवर्सिटी के प्रोफाइल पर 13 नोबल इनाम, 127 खलानोवर्द, 2 वर्ल्ड फूड प्राइज़, 3 प्रेटर प्राइज़ और 18 ओलंपिक मेडल्स हैं। मेरे एक दोस्त को चंद बरस कबल पोर्डो में जाने का इत्तफाक हुआ। यूनिवर्सिटी के दाएं बाएं कस्बे में लकड़ी के घर बने थे। आपको यकीनन मालूम होगा कि अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया समेत पूरी फर्स्ट वर्ल्ड में घरों का स्ट्रक्चर लकड़ी से बनाया जाता है। कंक्रीट और ईंट बहुत कम इस्तेमाल की जाती है। इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। लकड़ी के स्ट्रक्चर के बायस घर जल्दी मुकम्मल हो जाते हैं और दूसरा, ज़लज़ला या दूसरी कुदरती आफात के दौरान घर के मकीन महफूज रहते हैं। पोर्डो की वादी में भी घरों के फ्रेम लकड़ी से बनाए जाते हैं। मेरे दोस्त ने चंद दिन एक मुकामी घर में गुजारे। घर का मालिक सहन की दूसरी साइड पर 2 नए कमरे बनवा रहा था। उनका स्ट्रक्चर भी लकड़ी से तैयार हो रहा था। मेरे दोस्त ने बातों ही बातों में बूढ़े अमरीकी से पूछा, क्या यहाँ लकड़ी को दीमक नहीं खाती? बूढ़े ने पूछा, वो क्या होती है? मेरे दोस्त ने हैरत से पूछा, क्या आप दीमक से वाकिफ़ नहीं हैं? बूढ़े ने कंधे उचकाकर जवाब दिया, हरगिज़ नहीं। दोस्त ने बताया, ये छोटा सा कीड़ा होता है जो लकड़ी को खाकर अंदर से खोखला कर देता है। बूढ़े ने बड़ा सा ओ किया और फिर मुस्कुराकर बोला, आज से 100 साल पहले पूरे इलाके में बहुत दीमक होती थी। वो हमारे घरों के स्ट्रक्चर के साथ साथ खिड़कियां, दरवाजे और कुर्सियां मेज़ भी खा जाती थी। जंगलों में खड़े खड़े दरख्त अंदर से खोखले हो जाते थे और फसलें तक दीमक के कीड़े चाट जाते थे। मेरे दादा बताते थे कि उस ज़माने में लोगों ने यहाँ से नकल मकानी शुरू कर दी, लेकिन फिर किसी सियाने के जहन में एक आइडिया आया। उसने लोगों को जमा किया और ये सब पोर्डो यूनिवर्सिटी चले गए। रेक्टर से मिले और उसे अपनी मुश्किल बताई। उसने फौरी तौर पर एग्रीकल्चर कॉलेज के प्रोफेसर्स को इकट्ठा किया और इन्हें इलाके के लोगों की मुश्किल बताई। प्रोफेसरों ने शहरियों से थोड़ी सी मोहलत मांग ली। लोगों ने चंद दिन बाद देखा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और तालिब इल्म शहर और खेतों में काम कर रहे हैं। ये लोग पूरा साल इलाके के मुख्तलिफ हिस्सों में काम करते रहे और फिर एक दिन यूनिवर्सिटी के रेक्टर ने इलाके के ज़मींदारों, किसानों और कौंसलरों को जमा किया और उन्हें खुशखबरी सुनाई कि आपको आइंदा दीमक कभी तंग नहीं करेगी। रेक्टर का दावा सच निकला। वो दिन है और आज का दिन है, पूरे इलाके से दीमक ख़त्म हो गई, यहाँ तक कि हम आज उसका नाम तक भूल गए हैं। मेरे दोस्त ने पूछा, प्रोफेसर्स ने क्या किया था? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम नहीं जानते। हमें बस इतना याद है कि ये लोग साल भर शहर और देहात के मुख्तलिफ हिस्सों में थोड़ी थोड़ी खुदाई करते रहे और इसके बाद ये मसला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। ये एक छोटी सी मिसाल है। अमेरिका के एक छोटे से शहर से यूनिवर्सिटी के एक डिपार्टमेंट ने दीमक जैसा मसला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। हम अगर गहराई में जाकर देखें तो हमें मालूम होगा कि दुनिया भर के ज़्यादातर मसलों का हल यूनिवर्सिटियों से ही निकलता है। आप अद्वियात को ले लें, गाड़ियों की इंडस्ट्री, कपड़ों और जूतों की मार्केट, नई बीमारियों की तशख़ीस, खुराक की नई किस्में, तामीरात का मटीरियल, कम्युनिकेशन, हत्ता के नए सियासी निज़ाम तक यूनिवर्सिटियों में ईजाद और ट्रायल हुए और इसके बाद मुआशरों तक पहुँचे। आज वाईफाई हर शख्स की ज़रूरत है, लेकिन इसका इस्तेमाल भी सबसे पहले कैनबरा यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने किया था। आप दुनिया की कोई भी मॉडर्न ईजाद देख लें, आपको वो किसी न किसी तालीमी इदारे में जन्म लेती दिखाई देगी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे मुल्क में भी सैकड़ों यूनिवर्सिटियाँ और हज़ारों कॉलेजेस हैं, मगर हम इसके बावजूद मसाइल के समुंदर में गोते क्यों खा रहे हैं? मैं 1992 में इस्लामाबाद आया था। मैंने उसी साल मारगला की पहाड़ियों में आग लगने की खबर पहली मरतबा पढ़ी थी और इसके बाद कोई ऐसा साल नहीं गुजरा जिसमें ये खबर ना आई हो। 32 साल गुजर गए। मैंने इन 32 बरसों में हर साल मारगला के जंगलों में आग लगती और हज़ारों लाखों दरख्त और पौधे जलकर राख होते हुए देखे। हमारी कोई हुकूमत 32 बरसों में ये मसला हल नहीं कर सकी। CDA वजारत दाखिला का मातहत इदारा है और मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला हैं। ये पढ़े लिखे और मुतहर्रिक इंसान हैं, लिहाजा ये कायद आज़म यूनिवर्सिटी और बारानी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों और तालिब इल्मों से मदद क्यों नहीं लेते? ये उनके साथ मीटिंग करें, उन्हें मसला बताएं और यूनिवर्सिटी इसका कोई हतमी हल निकालें। वजारत दाखिला दुनिया भर में फैले अपने सफारत खानों को भी ईमेल कर सकती है। हमारे सफ़ीर मुकामी निज़ाम देखें और CDA को ब्रीफिंग दें। आखिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से लेकर अमेरिका तक
دنیا کے مختلف ملک اپنے جنگلوں کو آگ سے کیسے بچاتے ہیں یا پھر لگی ہوئی آگ کیسے بجھاتے ہیں؟ ہم اسی طرح خوراک کے بحران میں بھی مبتلا ہیں۔ ہم اپنی ضرورت کی 70% دالیں درآمد کرتے ہیں۔ کھانے کے تیل کا 90% خام مال باہر سے آتا ہے اور اس پر ہر سال اربوں ڈالر ضائع ہوتے ہیں۔ ملک میں ہر سال خوراک کی کسی نہ کسی جنس کا بحران بھی ضرور پیدا ہوتا ہے۔ کبھی گندم زیادہ ہو جاتی ہے اور کبھی کم، کبھی چینی غائب ہو جاتی ہے اور کبھی زیادہ۔ ہم دنیا میں دودھ پیدا کرنے والا چوتھا بڑا ملک ہیں، لیکن صدر اور وزیر اعظم کو بھی خالص دودھ نصیب نہیں ہوتا، اور پوری دنیا میں خوراک دیہات میں پیدا ہوتی ہے، لیکن ہمارے کسان بھی کھانے پینے کا سامان شہر سے لاتے ہیں۔ کیوں؟ کیا ہم ملک بھر کی زرعی یونیورسٹیوں کے ماہرین کو اکٹھا کر کے یہ مسئلہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر سکتے؟ ہم مطلوبہ خوراک کا ڈیٹا بنائیں، ملک کو آب و ہوا اور پیداوار کے حساب سے مختلف یونٹوں میں تقسیم کریں اور ہر یونٹ کو کسی ایک جنس کے لیے وقف کر دیں۔ اس سے ہم خوراک کے بحران سے بھی نکل جائیں گے اور کسان بھی خوشحال ہو جائیں گے۔ ہم ایک ہی بار کوکنگ آئل کا خام مال بھی پاکستان میں پیدا کیوں نہیں کرتے؟ ہم ہر سال سویابین آئل کیوں امپورٹ کرتے ہیں؟ بالکل اسی طرح پاکستان کی زمین میں ہماری ضرورت سے زائد تیل اور گیس موجود ہیں۔ ہم یونیورسٹیوں کو فعال کر کے لوکل ٹیکنالوجی کیوں نہیں بناتے اور اپنی ضرورت کی گیس اور تیل کیوں نہیں نکال لیتے؟ پاکستان شوگر، بلڈ پریشر اور دل، جگر، معدہ اور گردوں کی بیماریوں میں پہلے 5 نمبروں میں آتا ہے، اور ہر گھر کا بجٹ خوراک سے زیادہ ادویات پر خرچ ہوتا ہے۔ چنانچہ آج لوگوں کو خوراک کے لیے کم اور اہل خانہ کی ادویات کے لیے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ حکومت میڈیکل یونیورسٹیوں اور زرعی کالجوں کو اکٹھا بٹھا کر ان بیماریوں کا مستقل حل تلاش کیوں نہیں کرتی؟ ہم خوراک کا پیٹرن تبدیل کریں، قوم کا لائف سٹائل بدلیں، پورے ملک کو ان بیماریوں سے بچنے کا طریقہ بتائیں اور بیمار قوم کے ٹائٹل سے باہر آ جائیں۔ پاکستان کا پانی، زمین اور ہوا تینوں گندے ہو چکے ہیں۔ ہم یونیورسٹیوں کی مدد سے ماحولیاتی آلودگی کا مسئلہ حل کیوں نہیں کرتے؟ یونیورسٹیاں ہمیں پینے کے صاف پانی کا بندوبست کر کے کیوں نہیں دیتی؟ یہ صاف ہوا اور پاک زمین کا تصور کیوں نہیں دیتی؟ ملک میں درجنوں آرکیٹیکچر کالج ہیں، لیکن اس کے باوجود پورے ملک میں بے ہنگم کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ آرکیٹیکچر اسکول آسان، اچھے اور سستے گھروں کے نقشے بنا کر پورے ملک کو کیوں نہیں دیتے؟ اس سے بچت بھی ہوگی اور شہر بھی ایک جیسے اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ ملک میں بے روزگاری انتہا کو چھو رہی ہے۔ یونیورسٹیاں عوام کو چھوٹے بزنس کے پلان اور بزنس ٹریننگ کیوں نہیں دیتی؟ اس سے ملک میں روزگار بڑھے گا، لوگ خوشحال ہوں گے۔ ملک میں ٹریفک کا کوئی سسٹم موجود نہیں، پولیس گردی عام ہے، جبکہ گھروں کے اندر لڑائیاں چل رہی ہیں۔ یونیورسٹیاں ان کا حل کیوں نہیں نکالتی اور حکومت ان سماجی معاملوں میں پروفیسروں اور ریسرچر کی مدد کیوں نہیں لیتی؟ اور آخری سوال، اگر ہماری یونیورسٹیاں، پروفیسر اور ریسرچرز نے یہ کام نہیں کرنے تو پھر ان کی ضرورت کیا ہے؟ ہم ہر سال ان اداروں پر کھربوں روپے کیوں ضائع کرتے ہیں؟ ہم انہیں بند کر دیں تاکہ کم از کم یہ خرچ تو بچے۔ ملک میں یونیورسٹیاں اور کالج بھی چل رہے ہیں اور ملک میں سائلستان بھی بنا ہوا ہے۔ آخر پھر ان یونیورسٹیوں کا کیا فائدہ؟ ہمیں ان کی کیا ضرورت ہے؟